Recording in progress. बेटे मैं आज आपको जिस चीज़ का रिवीजन करा रहा हूँ वो चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बार फोकस से सुनना, 40 मिनट बोलता जाऊंगा मैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में बच्चे एक तो था रेजिडेंशियल रूल्स और एक था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल रूल्स कौन से सेक्शन का था? सेक्शन 6। और स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 भी था, 7 भी था और 9 भी था। मेन कौन सा था जी? 5। थोड़ी सी स्पीड रहेगी बेटे, फोकस रखना एक बार प्लीज इधर। यहाँ पे 4 कैटेगरीज के लोग होते थे जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई होता था। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और अदर्स। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता था या नॉन रेजिडेंट होता था। एचयूएफ भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, कंपनी भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, और अदर्स में भी रेजिडेंट या फिर। लेकिन इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट बनने के बाद आरओआर या फिर आरएनओआर, एचयूएफ में भी आरओआर या फिर आरएनओआर, और कंपनी और अदर्स में नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ डिटेलिंग बात कहाँ पे थी, वो इंडिविजुअल के केस में थी। लेकिन आइए पहले इंडिविजुअल, चलिए स्टार्ट इंडिविजुअल से करते हैं क्योंकि मेन तो इंडिविजुअल का ही था। और इसमें मैं आपके साथ सारी बातें कर दूंगा। डीम्ड रेजिडेंट, ठीक है, वो जो टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है तो क्या कहानी है, विजिट इंडिया, सारी बातें, एक एक वर्ड आएगा। तो आप चाहें तो इसको नोट्स भी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं बोलता जाऊंगा, मैं शेयर कर दूंगा बच्चे। आइए, एक इंडिविजुअल जो होता है ना बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सीधा अगर एक फोटो दिखाऊं ना, बहुत जबरदस्त फोटो है वो। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, ऐसे दिखा देता हूँ, फिर उस फोटो से भी देख लेंगे। सर इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट होता है या फिर डीम्ड रेजिडेंट होता है। बेटे ध्यान से सुनना बेटे, 40 मिनट में अगर इतना सारा कंटेंट आ रहा है तो ऑब्वियस बात मैं बहुत जल्दी बोलूँगा, ठीक है। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है या फिर डीम्ड रेजिडेंट होता है, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा डीम्ड रेजिडेंट की बात करता हूँ, सीधा सीधा। कौन से सेक्शन में था? सेक्शन 6(1)(a) के अंदर। डीम्ड रेजिडेंट कैसे बनते हैं? डीम्ड का मतलब सर एक बंदा रेजिडेंट भी नहीं है, नॉन रेजिडेंट बनता था। पहले हम क्या सोचते थे जब हमने रेजिडेंशियल चैप्टर करा था, या तो रेजिडेंट हो, रेजिडेंट नहीं हो तो क्या बन जाते थे? नॉन रेजिडेंट। पर ऐसी बात नहीं है, सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हम दोबारा से कोशिश करेंगे, इसको क्या बना दे? डीम्ड रेजिडेंट। कब? एग्जैक्ट लिख रहा हूं, वर्ड टू वर्ड। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख से, टोटल इनकम बोले तो गुड, अदर देन फॉरेन इनकम। और तीसरी कंडीशन कि आप किसी भी और कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, यू आर रेजिडेंट ऑफ नो कंट्री। अगर आपने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, एंड लगा दिया मैंने, यानी कि अगर आप देखो, एक इंसान है जो यूएसए में रहता है, कनाडा में रहता है, इंडिया में आज तक नहीं आया, वो जब से पैदा हुआ है, क्या उसको भी डीम्ड रेजिडेंट? ऐसे थोड़ा ना होगा सर, कुछ ना कुछ तो जड़ होनी चाहिए ना। जड़ क्या बेटे? वो सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, जैसे सपोज करो ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स होंगे जो इंडिया में कभी नहीं आए, और हो सकता है वो 15 कंट्रीज घूमते और वो कहीं के भी रेजिडेंट नहीं है, क्या वो इधर का डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा? नहीं। आपको डीम्ड रेजिडेंट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, योर टोटल इनकम इन इंडिया
ये मैंने अदर देन लिखा, तो टोटल इनकम इन इंडिया शुड एक्सीड 50 लाख एंड यू शुड बी रेजिडेंट ऑफ नो अदर कंट्री। अगर ऐसा है तो मैं आपको इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट बना दूंगा। और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डीम्ड रेजिडेंट। कहानी खत्म नहीं होती थी डीम्ड रेजिडेंट के बाद, फर्दर क्या चेक करा जाता था? ROR RN और डीम्ड रेजिडेंट में कोई चेक नहीं करा होगा। गुड। डीम्ड रेजिडेंट के केस में आपको कुछ चेक नहीं करना। आप ये कह सकते हो कि डीम्ड रेजिडेंट के केस में ही विल ऑलवेज बी RN, वो चेक ही नहीं करना भाई साहब। तो मुद्दे की बात, मैंने आपके साथ डीम्ड रेजिडेंट की सारी बात कर ली है बच्चों। आइए रेजिडेंट की बात करता हूं। सर जी रेजिडेंट जो होता था, आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, ये इसके लिए दो कंडीशंस होती थी, कंडीशन नंबर ए और कंडीशन नंबर बी। इसको बोला जाता था बेसिक कंडीशन। अगर आपने इन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाते। फर्स्ट क्या थी बच्चे? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि जिस भी साल के लिए आप चेक कर रहे हो। और दूसरी कंडीशन होती थी 60 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड कितने डेज होते थे? 365 डेज और मोर आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। लेकिन ये जो 4 साल थे ये कब के थे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस। मेरा आपसे सवाल है, आप सभी के सभी बच्चे, अगर मैं अभी 22-23 की बात करूं, जो साल खत्म हो चुका है, तो 22-23 में आप कौन सी कंडीशन फुलफिल कर? कंडीशन मेरी फुलफिल कर रहे हैं 365 दिन इंडिया में, क्या कंडीशन नंबर बी फुलफिल करो? 60 डेज भी और पिछले 4 साल में भी। तो ऐसे देखा जाता है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, एक इंसान है वो 100 साल इंडिया में रहा है, आई एम सॉरी 100 दिन, ईयर कौन सा है? व्हाट इज द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर? 22-23। मैं आपसे बात कर रहा हूँ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अभी क्या है, इसको लिखना मत अभी, 22-23। और वो कह रहे हैं मैं 100 दिन रहा हूँ। आप मुझे बताइए वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? इतनी इंफॉर्मेशन से निकाल दोगे क्या आंसर? पर एक बात तो तय है, वो कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। आप उसको बोलोगे भाई पुराने 4 साल की डिटेल दे, 100 उन्हें हर साल 100 दिन, अब बन गया वो रेजिडेंट। अगर वो यहाँ पे 10 दिन होता तो फिर वो क्या बन जाता? पर वो डीम्ड रेजिडेंट भी बन सकता है। यही तो अमेंडमेंट है जिंदगी में। आप सीधा कंक्लूड नहीं कर सकते, अगर आप रेजिडेंट नहीं हो या तो आप नॉन रेजिडेंट हो या तो आप डीम्ड रेजिडेंट। मेरा आपसे सवाल है, अगर यहाँ पर वो सिर्फ 5 दिन आया हुआ तो वो रेजिडेंट तो नहीं है, 60 डेज वाली भी नहीं हो रही। पर मुझे बताइए डीम्ड रेजिडेंट तो बन सकता है फिर भी, क्योंकि अगर वो सिटीजन निकला और अगर उसकी इंडिया में इनकम निकली और अगर वो कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है तो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। आप समझ रहे हो ना अमेंडमेंट कैसे उसके अंदर आ रही। आइए, तो ये 2 कंडीशन होने के बाद, हालांकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही, चलो पहले मैं इजी वाली बात करता हूँ। जब ये दोनों कंडीशन में से अगर आपने कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दी तो फर्दर क्या चेक करा जाता है बच्चे? कि आप ROR हो या आप, ध्यान से सुनना, अगर ना तो A फुलफिल हुई और ना ही B फुलफिल हुई तो आप क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। इधर नॉन रेजिडेंट और डीम्ड रेजिडेंट, या तो A भी नहीं हुई और B भी नहीं हुई तो मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, और अगर फिर फर्दर देखा जाएगा कि डीम्ड होगी नहीं। ठीक है जी। तो हमको पेपर में अगर आता है तो अगर लिखा है नीदर A सर्टिफाइड नॉर B, आप बोल सकते हैं नॉन रेजिडेंट। समझ रहे हो? आइए, रेजिडेंट बनने के बाद ROR या फिर RNOR, और इसमें है बेटा 2 कंडीशन और दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। जिसमें सबसे पहली क्या है? 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 प्रीवियस। और रेलिवेंट से काउंट होता था या प्रीसीडिंग से काउंट होता था? गुड।
preceding the relevant previous year. So that's 730 days. और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो 2 out of 10 previous year क्या होना चाहिए? और ये क्या था? उसी साल से देखते थे या प्रीसीडिंग से देखते थे? प्रीसीडिंग से देखते थे. Preceding the relevant previous. RNOR अगर आपने कंडीशन ए सेटिस्फाई कर दी और बी नहीं करी, मैं कौन सी चीज कह रहा हूँ? अच्छा, इसको क्या एडिशनल कंडीशन की एडिशन समझते हो ना? ऊपर वाली बेसिक थी और ये वाली कंडीशन को क्या बोल रहा हूँ मैं? एडिशनल कंडीशन. ठीक है, आपने कंडीशन ए सेटिस्फाई करी, बी नहीं करी, तो आप क्या बन गए? ए नहीं करी पर बी कर दी, RNOR, और ए भी नहीं करी और बी भी नहीं करी और. कहने का मतलब ये, अगर आपने दोनों कर दी तो ROR, नहीं तो क्या बन जाओगे? RNO या नॉन रेजिडेंट बन जाओगे. रेजिडेंट तो पहले बन चुके हो ना. एग्जैक्टली, वो तो बेसिक पे चेक हो चुका. सर यहाँ तक हम लोगों ने पहले बेस लेवल पे स्ट्रक्चर बनाया था. इसके बाद मैं आपको लेकर आया था दोबारा से ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो रूल है ना, ये कुछ केसेस में नहीं लगता है, यानी कि रूल भी कुछ केसेस में नहीं लगता. तो हम यहीं पे लिखेंगे रूल बी इज नॉट एप्लीकेबल. सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एक इंडिविजुअल है, दैट इज ऑब्वियस, हम इंडिविजुअल का ही निकाल रहे हैं, तो इंडिविजुअल, और अगर क्या हो आप? सिटीजन ऑफ इंडिया. और अगर आपने लीव करा इंडिया, यू लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. जस्ट बिकॉज आप 10 दिन के ट्रिप पर गए हैं, मतलब मान लो तुम्हारी कंपनी तुम्हें 10 दिन एक प्रोजेक्ट पे भेज रही है, डज इट मीन यू हैव लेफ्ट इंडिया? नो. वीजा के अंदर लिखा जाता है कि मैं उधर कितने साल के लिए, वर्क वीजा है कितने साल का है. तो आप 10 दिन को आपको आपकी कंपनी भेज रही है, आप रॉ मटेरियल परचेज करने जा रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? आपने इंडिया को लीव कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं. लीव इंडिया होता है भाई साहब, हम वहीं सेटल हो रहे हैं जी, अगले 2-4 साल 5 साल जो भी है. ठीक है, सो इफ यू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो मुझे बताइए क्या कंडीशन नंबर बी लगेगी? नहीं लगेगी. मेरा आपसे सवाल, अगर आप आज के आज इंडिया छोड़ के चले जाएं नौकरी के लिए, मुझे बताओ कितने दिन हो गए तुम्हारे इंडिया में? आज के आज जा रहे हो तुमने कहा सर दुबई में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई है नौकरी की, हम आज ही जा रहे हैं. आज क्या डेट है मुझे बताओ? 26. तो आज की फ्लाइट है. तो मुझे बताओ पहले, आज के बाद तो अब आप दुबई में हो, अब मुझे बताओ इंडिया में कितना टाइम रहे? अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त के कितने दिन लूँ? आज का दिन भी लूँगा. कितने दिन हो गए? 6, 7, 8, 148. आप मुझे बता दीजिए, आप एक इंडिविजुअल ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपने इंडिया को छोड़ दिया 40 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आपके ऊपर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रूल ए लगाऊं, आर यू रेजिडेंट दिस ईयर? नो. बट अगर मैं बी लगा दूं, आप रेजिडेंट बन जाओगे और ROR भी बन जाओगे पुराने साल में, तो सरकार ने क्या बोला? नहीं भाई, जो लोग नौकरी छोड़ के नौकरी के जा रहे हैं उनके ऊपर रूल भी नहीं लगेगा. इंक्लूडिंग आप इस साल में क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट. क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर रूल बी ही नहीं है, तो तुम्हारे पास सिर्फ से कौन सा रूल है? रूल ए. और रूल ए में 182 डेज चाहिए, और अगर वो नहीं बन रहे तो तुम क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट. लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आपकी इंडिया में 16 लाख रुपए की इनकम है, और अगर आप कहीं के भी रेजिडेंट नहीं हो, तो डीम्ड भी बन सकते हो. समझ रहे हो ना कैसे रिलेट करवा रहा हूँ उस चीज को? पहला पॉइंट क्लियर है? और ये हर साल के लिए हो जाएगा? नहीं जी, हम तो नौकरी छोड़कर आए, हमारे ऊपर रूल भी नहीं. भाई जिस साल में होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है तुम इस साल जा रहे हो तुम अगले साल बोलोगे सर मेरे ऊपर तो रूल भी नहीं लगा. ऐसे थोड़ा ना होता. रूल भी कौन से साल नहीं लग रहा? द ईयर इन विच यू आर लिविंग इन. क्लियर है साहब? आइए अगला देखना बच्चे. अगर आप एक इंडिविजुअल हो, दैट इज ऑब्वियस, मैंने इंडिविजुअल जबरदस्ती लिखा हुआ बस. अच्छा, एक चीज ऊपर लिख देता हूं, याद करो बेटे, यहां पर एक वर्ड और लिखवाया था.
एग्जैक्टली, क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में नौकरी करते हैं, जो शिप पे काम करते हैं, शिप यार्ड उधर होते हैं, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली उनकी शिप बाहर जाती है फिर वापस आती है, तो उस केस में रूल भी लगता है नहीं लगता? नहीं लगता। इस पे मैंने कंटेनर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की बात करी थी, तो मैं बात करूंगा अभी, लेकिन अभी फ्लो डिस्टर्ब होगा, आइए आगे देखते हैं। तो क्रू मेंबर ऑफ शिप के ऊपर भी बेटा रूल नंबर भी नहीं लगा। सो इफ यू लीव इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट और यू लीव इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, तो आपके ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। रूल नंबर बी। अगर आप एक इंडिविजुअल हो और अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और यहाँ पर एक चीज लिखवाई थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और अगर आप क्या करते हो बेटा, यू विजिट इंडिया। मैंने आपको ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखवाई थी, पर अभी लिखवा रहा हूँ अगर आप समझ पाए तो। अभी नहीं बोल रहा, पर एक बात बताओ, आप नौकरी से छोड़ के आप बाहर चले गए हो, अगले साल यू आर विजिटिंग इंडिया एंड यू विजिटेड इंडिया फॉर 70 days, नेक्स्ट ईयर इज, अभी कौन सा साल चल रहा है, 23-24, आप नौकरी के लिए चले गए, क्या आपके ऊपर रूल भी लगा? नहीं लगा। वाई? बिकॉज यू लेफ्ट इंडिया, तो नहीं लगेगा। अगले साल ड्यू टू मेनी रीजन, होली, दिवाली, न्यू ईयर, ठीक है, आप इंडिया आए और इंडिया के आपके 70 दिन बैठ गए बेटे, अलग अलग दिन आके 15 दिन के 20 दिन, आपके 70 days बैठ गए। मेरा आपसे सवाल, अगर तुम्हारे 70 दिन बैठ गए अगले साल, अगला साल कौन सा हो गया, 24-25, तो मैं 24-25 की बात कर रहा हूँ, रूल नंबर ए सेटिस्फाई कर रहे हो आप? रूल नंबर बी कर जाओगे आप, क्योंकि 60 days हो गए, पिछले 4 साल में 365 बैठ जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या जो लोग बाहर के हैं, जो लोग इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो विजिट करते हैं, क्या उनके ऊपर रूल भी लगना चाहिए? नहीं, वरना क्या हो जाएगा बेटे, वो दोबारा से क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट ROR की कहानी चालू। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले आप नौकरी में जाओ फिर विजिट करो, ये तो अलग अलग सिचुएशन है जी, ये तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल कोई लंबा खींच रहा हूँ। ऐसा मत सोच लेना कि पहले आप नौकरी में गए फिर विजिट कर रहे हो तो हो रहा है ये, नहीं। कोई भी बाहर का इंसान जो कि सिटीजन है, अगर वो विजिट करता है तो उसके ऊपर रूल नंबर भी नहीं लगेगा, विच मीन्स उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूल लगेगा, 182 days। एक लाइन लिखवा रहा हूँ अभी यहाँ पे जो आपने नहीं लिखी हुई है, इसकी जो टोटल इनकम है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 50। छोटा आदमी होना चाहिए बेटे। और ये टोटल इनकम क्या है, अदर देन फॉरेन इनकम। और सर जी अगर इसकी टोटल इनकम ज्यादा हो गई तो ना ना ना, कंडीशन चेक कर लेंगे तो ये मैं बोलूंगा आपको एक बार वीडियो हो गया थी। सर ये एक बंदा है जो बाहर रहता है और इसने विजिट करा है, मैंने यहाँ पे विजिट लिखा हुआ था, नहीं लिखा, पहली बात। तो अभी मैं आपको एक बार ना नेचुरली निकलना है इस जगह से। सर एक इंडिविजुअल है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया, उसने विजिट करा है और उसकी इंडिया में 10 लाख रुपए की इनकम, 10 लाख, तो उसके ऊपर रूल भी लगेगा? और अगर उसकी इनकम 20 लाख हो जाती तो लगेगा। यही स्टैंस बन रहा है ना, 15 लाख के अंदर है तो रूल भी नहीं लगता, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो रूल भी, अब मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मॉडिफाइड रूल भी लगेगा। मैं आपको बोल रहा हूं मॉडिफाइड रूल बी। किस इंसान के लिए है मॉडिफाइड रूल बी? ये है अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और अगर आपने विजिट करा है इंडिया में और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से, दैट स्पेसिफिक। ना इक्वल टू जो मैंने यहां डाल दिया तो यहां कैसे डाल दूं? इफ इट एक्सीड्स 15 lakhs, अगर एक इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन, और उसने विजिट करा और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो उस पर रूल भी लग रहा है क्या? ये लग रहा है? नहीं लग रहा। तो उसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है जी? मॉडिफाइड
और मॉडिफाइड रूल बी क्या कहता है? मॉडिफाइड रूल बी बोलने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं इस इंसान की पूरी रेजिडेंशियल की कहानी करना चाह रहा हूँ। ये एक इंडिविजुअल है जिसने विजिट करा है, ठीक है? तो मुझे बताइए इस पे रूल ए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ए तो लगेगा ही जी, ए थोड़ा हटा देंगे इसके ऊपर। 182 डेज और जो बी है ना बेटे, अब वह पूरा सेम नहीं लिख सकता, मॉडिफाइड हो गया। बी क्या था वैसे? 60 डेज एक बार लिख देते हैं, और दूसरा कितने डेज थे? 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस। 60 डेज करके कितना हो गया है? ओनली इन दिस केस, अदरवाइज इट इज 60 डेज इन ऑल द केसेस। और आगे सुन लो, अब ये जो बंदा है, मान लो आप एक इंडिविजुअल, आप बाहर गए थे और आप 24-25 में आप इंडिया आए। आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक सिटीजन हो, आपने विजिट करा, आपकी टोटल इनकम इंडिया में है 30 लाख। क्या आपके लिए रेलेवेंट हो गई ये बात? हो। और आप इंडिया में विजिट करके कितने दिन रह गए? 200 दिन। तो आपने कौन सी कंडीशन फुलफिल कर दी? दूसरी देखने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर तो तुम बेटे इस कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बन रहे हो ना, तुमने विजिट करा, तुम्हारी बात ही कर रहा हूं स्पेसिफिकली, तो ना, तो मैं या तो फिर तुम फर्दर क्या देखूंगा, या तो ROR बनोगे या तो, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बने, देन वी हैव टू सी वेदर यू आर ROR और, बट अगर सर मैं 150 दिन के लिए आया था सर, आई हैव विजिटेड इंडिया फॉर 150 डेज, तो क्या मैं कंडीशन ए की वजह से बन पाऊंगा? लेकिन क्या मैं कह सकता हूं 120 डेज मीटअप हो जाएगा, और पुराना अगर हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर मॉडिफाइड लग गया, मैं 15 लाख से नीचे होता था मैं बोलता लग ही नहीं रहा मेरे ऊपर, लेकिन अगर 150 दिन है और मैं 15 लाख से ऊपर मैं विजिट करा तो मेरा मॉडिफाइड लग रहा है, तो मैं इसकी वजह से क्या बन गया बेटे? रेजिडेंट ना, मैं RNOR ही कहलाऊंगा। अगर मैं कंडीशन नंबर बी की वजह से रेजिडेंट बन रहा हूं तो फर्दर आगे देखने की जरूरत नहीं है, यू आर RNOR। बट अगर आप कंडीशन नंबर ए की वजह से रेजिडेंट बन रहे हो तो आपको देखना पड़ जाएगा कि आप ROR हो या फिर। सर इसके बीच में और लिखो, ए और बी वाली अलग अलग है ना। कहने का मतलब ये सरकार ने जहां जहां पंगे लिए, एक पंगा सरकार ने क्या डाला? डीम्ड बना दिया किसी को। सरकार ने बोला डीम बना रहा हूं ना, फर्दर आगे ROR का पंगा नहीं डालूंगा, RNOR। दूसरा सरकार ने क्या करा? अच्छा वाला इस बंदे के ऊपर रूल भी लगता ही नहीं था, इसकी इनकम कुछ भी हो। पहले क्या सिस्टम होता था? इनकम देखते ही नहीं थे, पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया विजिट इंडिया, रूल बी नॉट एप्लीकेबल। सरकार ने क्या कर दिया? 15 लाख से ऊपर है तो मॉडिफाइड रूल किया एप्लीकेबल। तो सरकार ने बोला अगर तुम मॉडिफाइड की वजह से बन रहे हो रेजिडेंट तो तुम RNOR। तो सरकार ने जहां जहां चेंज करा, डीम्ड रेजिडेंट हो या मॉडिफाइड, सरकार ने बोला कि मैं उसके आगे कंक्लूडिंग तुम्हारे को RNOR ही। अब मुझे बताइए आपको समझ आया सारा का सारा? वेरी 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 गुड, इतना ही था, यही था और मैंने बहुत डिलीवर कर दिया। इतना बेकार करा रखा, अब ज्यादा अच्छा था। क्या? पहले वाला समझ में कुछ नहीं आया था, पहले वाला बस मैंने क्या करा था, मैं इधर नहीं लिखवाता था, ये वाली चीज यहाँ नहीं लिखवाता था, वो अलग से लिखवाता था। तो ये पहले वाले नोट से ये बेटर है, ठीक है? पहले वाले नोट से ये बेटर है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। मैंने कोई रेजिडेंशियल से रिलेटेड कोई इमेज भेजी थी वैसे बच्चों को, ध्यान है किसी को? नए वाले में भेजी। देखो बेटे फोटो दूंगा बेटे, मजा आ जाएगा बेटे तुमको।
आओ बच्चों, जो बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं मैं उसी को ही रिवाइज करा रहा हूं। ये रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा चार्ट है ये, जो मैंने अभी तक बोला। ये देखिए, मेन सेक्शन क्या था हमारा, 182 डेज और मोर। स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, 182 डेज और मोर और 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। आपको सिर्फ वो दिख रहा है बच्चे? और एडिशनल कंडीशन भी पढ़ लो एक बार। ना 730 डेज एंड 7 प्रीसीडिंग ईयर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पहले ये वाला पढ़वा रहा हूँ, ये दोनों बेसिक हो गई और ये एडिशनल। ठीक है जी। सो दिस इज द मेन प्रोविजन कि हाँ सर मेन कंडीशन ही। अब उसने बोला कि जनरली हम क्या करते हैं, अगर आपने ए फुलफिल कर दी, आपके ऊपर ए भी लगता है और बी भी लगता है जनरली। अगर दोनों में से कोई एक भी फुलफिल कर दी तो आप क्या बन जाते हो, रेजिडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या देखा जाता है, ROR। तो यही लिख रहा है, इफ बोथ 1 and 2 बोले तो ये वाली, क्योंकि लाइन डल गई ना इस पर। इफ बोथ आर सेटिस्फाइड देन ROR, अदरवाइज इफ ईदर वन और आर सेटिस्फाइड, ईदर ए, कोई भी सेट तो RN OR ही बनोगे। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात पर आ रहे हैं हम लोग। इंडियन सिटीजन हु इज लीविंग इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, आप देख रहे हो किस साल के लिए कर रहा हूँ, जिस भी साल में आप जा रहे हो, फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ इंडियन शिप। आपके ऊपर कंडीशन नंबर ए तो एप्लीकेबल है, इस रूल नंबर बी एप्लीकेबल ऑन यू, इसमें क्रॉस करो, दैट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन बिकॉज यू लेफ्ट इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो वो है ही नहीं आपके ऊपर। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर दी तो फर्दर क्या देखा जाएगा, आई एम सॉरी, कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर दी तो देखा जाएगा ROR हो या फिर RN OR। एक बार जरा डीम्ड रेजिडेंट पे ले आता हूं। पहले डीम्ड रेजिडेंट देखो, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो जिसकी टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख, हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर, मुद्दे की बात यू है भाई, इंडियन सिटीजन, टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख एंड यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री। क्या मुझे आपका स्टे देखना है? क्या कंडीशन नंबर ए देखनी है? नहीं देखनी। क्या कंडीशन नंबर बी देखनी है? नहीं देखनी। और डीम्ड रेजिडेंट, आप इंडिया आया नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब 3 पॉइंट देखने हैं, सिटीजन, टोटल इनकम इन इंडिया 15 लाख से ऊपर, और आप कहीं के भी नहीं हो, तो हम आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं ना, आओ हमारी कंट्री के रेजिडेंट बन। और अगर आप हमारी कंट्री के रेजिडेंट बन गए तो क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट आना, डीम्ड रेजिडेंट हो तो बाय डिफॉल्ट आइए। अब सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट रह गया विजिट वाला। क्रू मेंबर की तो बात होगी ना यहाँ पे, ठीक है। विजिट वाले में क्या लिखा है, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड यू विजिट्स इंडिया, you should be Indian citizen or person of Indian origin and you visit India during the relevant period, और आपकी टोटल इनकम क्या लिखी है, ये ज्यादा लिखी है कि कम लिखी है, कम। सो इट इज 15 lakhs or less. So rule A is applicable on you, yes. Rule B is applicable, no. सिर्फ वैसे रूल ए देखेंगे, और अगर रूल ए में तुम रेजिडेंट निकल गए तो फर्दर क्या देखूंगा मैं, ROR या फिर। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हुए, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आउटसाइड इंडिया रहता है, जो विजिट कर रहे हैं इंडिया में, और जिसकी टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख, सो रूल ए इज एप्लीकेबल ऑन यू, यस। रूल बी को क्या कर दिया गया, और ये क्या हो गया बेटे, 60 डेज की जगह आपका क्या आ गया, 120 डेज एंड 365 डेज, वो तो सेम चला। और आगे ये लिखा है, अगर तो ये एरो का मतलब समझो, अगर तो तुम इसकी वजह से रेजिडेंट बन रहे हो तो मैं चेक करूंगा कि तुम ROR हो कि RN हो, और अगर तुम इसकी वजह से बन रहे हो बाय डिफॉल्ट, सारी बातें आ गई, एक भी पॉइंट नहीं है जो बाहर, बस इतनी बात ध्यान रखना जो है नहीं बोली। ये जो क्रू मेंबर और ये जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ है, नहीं लिखा, समझ लो। और यहाँ पर जो सिटीजन वाला है उसमें या तो सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन। बताइए, क्लियर है साहब?
बताओ बच्चे, ये वाला पूरा का पूरा क्लियर है एकदम? अब मैं आपके साथ एक मिनट, अब मैं आपके साथ एक बार फोकस लूज नहीं करेंगे बेटे, सारा का सारा रिवाइज करना। अब मैं आपके साथ एचयूएफ की बात कर रहा हूँ। एचयूएफ या तो रेजिडेंट होता था या फिर नॉन रेजिडेंट होता था। रेजिडेंट कब होता था? अरे वो करता वगैरह क्या था, बाहर चला जाता इंडिया में वो काम कर रहा हूँ। जब उसका कंट्रोल वही तो कह रहा हूँ, काम धंधा ना हो तो चालू बना देता। और करता का हम तब देखते थे जब ध्यान से सुनो, एचयूएफ या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट हर केस में होता है, इन ऑल केसेस except if control and management is situated wholly outside India. And when I say wholly, that means 100%. मेरे आपसे चलो पहले मैं लिख देता हूँ। और आप नॉन रेजिडेंट कब बनोगे? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड ना ओनली आउटसाइड। भैया जब 100% बाहर होगा तभी तो नॉन रेजिडेंट बनाऊंगा। मेरा आपसे सवाल, एक एचयूएफ है, 99% कंट्रोल इज इन यूएसए, 1% इज इन इंडिया, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट बन जाएगी। थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में हुआ तो रेजिडेंट हो जाओगे। 50% इंडिया, 50% यूएसए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर 1%, 0.1% भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगा तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होते हैं? जहाँ पर मेजरली उनकी मीटिंग्स होती है। करने को तो ये बहुत ही गहरा सवाल है, कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पेपर में नहीं आएगा, वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो अगर वो बोलते 2% इंडिया में बाकी बाहर, तो रेजिडेंट ही हो जाए। थोड़ा सा भी इंडिया में तो रेजिडेंट हो। डिपेंड करता है इस पर, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं आ सकता। रेजिडेंट बनने के बाद अगला सवाल क्या आ जाता है? या तो आप आरओआर होते हो या फिर आप आरएनओआर होते हो। किसके लिए चेक करा जाता है? कर्ता के लिए, क्योंकि एचयूएफ तो फ्लाइट की टिकट बुक नहीं कर रहा होगा, समझ रहे हो? एचयूएफ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, एचयूएफ तो बिजनेस है, तो बेसिकली कर्ता का देखूंगा। आरओआर बनने के लिए सेम दो कंडीशन, दोनों के बीच में एंड कौन सी बेटा? 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, और ये क्या था? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर कर्ता रेजिडेंट हुआ पिछले 10 साल में, 2 साल में भी, और पिछले 7 साल में 730 दिन हुआ, तो वो क्या बन जाएगा बेटे? आरओआर बन जाएगा। मैंने आपको क्लास में एक सवाल बोला था कि ऐसा हो सकता है कि एचयूएफ आरओआर है उस साल में और कर्ता नॉन रेजिडेंट है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कर्ता 10 दिन के लिए इंडिया में आया हो तो कंट्रोल कुछ तो इंडिया में आ गया, तो उससे क्या हो जाएगा? एचयूएफ क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और इस साल के अलावा कर्ता पूरा टाइम अगर इंडिया में है तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो एचयूएफ क्या बन जाएगा? आरओआर। और कर्ता खुद से तो 10 दिन रहा है तो वो तो क्या बन रखा है? नॉन रेजिडेंट। लेकिन अब मैं और डेवलप कर देता हूँ आपको। अगर ये लिखा आ जाए कि कर्ता इज सिटीजन ऑफ इंडिया और वो कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है और उसकी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख से ऊपर है, तो रेजिडेंट बन जाएगा। अब समझ आ रहा है कैसे मॉड्यूलेट हो रही है सिचुएशन? कहलाएगा आरएनओ। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर अगर मैं एचयूएफ के नाम को हटा के यहाँ पे फर्म्स लिख दूं, एलएलपी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और ये हटा दूं, तो ये के लिए तो था जी ये अदर्स में लोकल अथॉरिटी में डाल दो। ये सारे के सारे फर्म की बात कर लेते हैं। फर्म या तो रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट का होता है इन ऑल केसेस, बस एक केस में नॉन रेजिडेंट हो जाएगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड ओनली आउटसाइड। हाँ जी, जो डीम रेजिडेंट वाला पॉइंट है वो हम एचयूएफ के लिए देख रहे हैं, कर्ता के लिए देख रहे हैं? कर्ता के लिए, क्योंकि डीम्ड रेजिडेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? यू शुड बी इन। डीम्ड रेजिडेंट का क्लॉज किधर है? इंडिविजुअल के अंदर है। सर मैं कह रहा हूँ मतलब जैसे अगर डीम रेजिडेंट में आ रहा तो जो 15 लाख से ऊपर कमा रहा होगा तो एचयूएफ से कमा रहा होगा ना? वो डिपेंड करता है, वो और गहरी बात हो गई। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एचयूएफ से कमा रहा हो, उसका अपना पैसा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, कुछ मिल रहा हो, डिपेंड करता है। लास्ट रह गया बेटा कंपनी का। कंपनी का समझाओगे? कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या तो नॉन रेजिडेंट होती है।
रेजिडेंट बनने की कितनी कंडीशन थी? 2, और दोनों के बीच में लिखा था और नॉन रेजिडेंट बनने की 2, और दोनों के बीच में लिखा था एंड। अगर आप रजिस्टर्ड इन इंडिया हो गए तो आप क्या बन जाओगे जी? रेजिडेंट। या फिर अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया तो आप क्या बन जाओगे बच्चे? इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई। सब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? जहां पर आपकी मेजॉरिटी मीटिंग्स हो रही है, बोर्ड मीटिंग्स हो रही है। मेरा आपसे सवाल, रिलायंस कंपनी है, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। Reliance Industries Limited that is registered in India, but the entire control is outside India. Because they are satisfying condition number. Sir, Google company है, Google is registered in USA, but its place of effective management is in India. सर यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक बार पहले। ये वाला क्या बच्चे? रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। एक तो आप रजिस्टर्ड भी बाहर होने चाहिए और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी आउटसाइड इंडिया। ये क्या बात हो गई सर? यूएसए की एक कंपनी है, यूएसए में रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी यूएसए के अंदर, क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। फेसबुक है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में, रेजिडेंट। फेसबुक का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, फेसबुक का नॉन रेजिडेंट। इन्फोसिस का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, और अगर आउटसाइड इंडिया होता तो रेजिडेंट ही होता रे, बिकॉज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया। सारे कॉम्बिनेशन क्लियर है ना? इससे ऊपर बेटे सवाल नहीं आ सकता आपकी जिंदगी में। आप मुझे बताइए। Recording stopped.